अगर आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हुआ। इकोनॉमी, सभी लोग बोल रहे हैं कि जीडीपी को मार पड़ी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है 1% जीडीपी गिरा। सारे जो आकलन जो कर रहे हैं, जो बड़े बड़े, सरकार खुद बोल रही है, इनका इकोनॉमिक सर्वे जो 3 दिन पहले आया उसमें भी बोला है कि जीडीपी 2016-17 में जीडीपी गिरा है, स्लो डाउन है, और तकरीबन 1%। मेरे हिसाब से 1% तो ज्यादा गिरेगा। हाँ, तो लोग 1% बोल रहे हैं। 1% जीडीपी 1,50,000 करोड़ है। ये 1% जीडीपी का जो ट्रांसलेट होता है 1,50,000 करोड़। तो 1,50,000 करोड़ की अगर चोट लगी है इकोनॉमी को, आर्थिक जब आप इकोनॉमी को लगी है, मतलब उतना उत्पादन गिरा है, उतना इनकम गिरा है, ताकि लोगों की इनकम है ना, 1,50,000 करोड़ क्या है, ये लोगों की इनकम है। तो ये तो सरकार भी मान रही है कि 6 महीने के जो शॉर्ट टर्म बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, तो सरकार ही कह रही है कि शॉर्ट टर्म पेन है, तो मैं कौन होने वाला हूं उसको डिनाई करने वाला। मैं तो कह रहा हूं शॉर्ट टर्म पेन है, ये तो लॉन्ग टर्म पेन भी है। तो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये जुमलेबाजी भी हो रही है आजकल। अर्थशास्त्री शॉर्ट टर्म को कहते हैं करीब 6 महीना, और लॉन्ग टर्म कई बार शॉर्ट टर्म 6 महीने, मीडियम टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो अभी तो आर्थिक स्थिति तो खराब है, हाँ? और आप कोई भी उद्योग में चले जाएं, जूता उद्योग आगरे का, लुधियाने का होजरी, मुरादाबाद का अपना वो ब्रास, कहीं भी चले जाएं आपको दिखेगा। आप जो धारावी में जो 500 करोड़ का सालाना लेदर का बिजनेस होता है, आप वहां जाके पूछिए कितना लेदर बिजनेस गिरा है और कितने लोग वापस गांव में चले गए, तो आपको सब पता लगेगा। ये तो सरकार को ही पता है। मगर अब हुआ क्या है कि मोदी जी से गलती हो गई है। अब जेटली, इनके जो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं, ये एडमिट नहीं कर पा रहे कि इतना चोट लगा है। तो इनको अब ये लॉन्ग टर्म गेन की बात कर रहे हैं कि आप थोड़ा और रुक जाओ, आपको थोड़ा सहना पड़ेगा, थोड़ा और सही है। तो इसलिए मैंने शुरू में बोला कि मोदी जी का जो आर्थिक मुद्दों से हट के ये एक मॉरल मुद्दों पे जा रहे हैं, क्योंकि हम शुद्धिकरण हो रहा है, क्योंकि अब आर्थिक में आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं, इसलिए आप शुद्धिकरण की बात करें। तो ये बात है। तो आर्थिक, तो इसमें तो डाउट ही नहीं है। सभी बोल रहे हैं कि सरकार के लोग भी बोल रहे हैं कि लोगों को बड़ी चोट पहुंची है। बाकी शुद्धिकरण का जो सवाल है, इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही एमॉर्फस, बड़ी वेग सी चीज है ये शुद्धिकरण। स्पिरिचुअल क्लेंजिंग तो भैया, ये तो शायद आज विवेकानंद होते तो कुछ बोलते उस पर। क्या वजह है कि ये मास प्रोटेस्ट की शक्ल में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ? मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इज इट बिकॉज़ कि हम टेम्परामेंटली या साइकोलॉजिकली पावर वर्शिपर रहे हैं? मुगल सब पर रूल करके चले गए, ब्रिटिश रूल करके चल गए, अब मोदी रूल कर रहे हैं। नोटबंदी पर हम लोग पहले से बहुत सारी बात जान रहे थे, लेकिन आपने अभी ये बिल्कुल बताई, तो और वो बड़ा बॉर्डर आने वाला दिन बड़ा खतरनाक है। तो भाई हम ये बिहार में, और हमारे जो यहाँ के शासक हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने अभी तक कोई इसके खिलाफ अपना वक्तव्य नहीं किया, सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसका क्या कारण? देखिए, मेरा नीतीश कुमार का जो स्टेटमेंट था, मेरा उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन है। आप शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं इतना मतलब बिहार पॉलिटिक्स को इतना क्लोजली नहीं देखता। नीतीश कुमार ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं डिमोनेटाइजेशन का समर्थन करता हूं। साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि मोदी जी एक शेर पे सवार है ना। अब अंग्रेजी में राइडिंग अ टाइगर, ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। राइडिंग टाइगर मींस आपको शेर खा भी सकता है। मतलब आप राइडिंग शेर पे सवार होने का मतलब है कि शेर से उतरना बड़ा मुश्किल काम है। ये इन्होंने इतना बड़ा कर दिया, तो मैं भी मानता हूं कि मोदी जी जिस तरह इन्होंने लोगों की अपेक्षाएं बढ़ा के, तो ये तो बड़े शेर पे सवार है आज की तारीख में। आगे जाके पता नहीं क्या होता है। तो अब मुझे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, अच्छा, मेरे को ये भी लगा कि नीतीश कुमार अपने आप
को 2019 के लिए अलग पोजीशनिंग भी कर रहे हैं वो और ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स जो मोदी कह रहे थे कि ये सब जो इसके खिलाफ है नोटबंदी के वो ब्लैक मनी के साथ है। तो नीतीश कुमार ने कहा भाई मैं शायद अपनी पोजीशनिंग अलग करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका इन प्रिंसिपल समर्थन करता हूँ, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद मैं इस पे कुछ बोलूंगा। तो मैं अभी तक उन्होंने कुछ बोला है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट नहीं अभी तक कुछ बोला नहीं ना। लेकिन शरद यादव भिड़े में, हाँ शरद यादव भिड़े में। तो अब पता नहीं नीतीश कुमार का जो रिस्पॉन्स है वो बिहार के लोकल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, ये भी हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि असल में इस पूरे डिस्कोर्स में जो देश का पॉलिटिक्स है और जो देश का पॉलिटिक्स है, जो कैसे कंपनियां लूट रही हैं देश को, कैसे एक पूरा नेक्सस बन रहा है, कैसे सेट हो रहे हैं लोग अलग अलग जगह, ये पूरा डिस्कोर्स कहीं नहीं है सिवाय इसके कि लोगों को लाइन में लगना पड़ा, सिवाय इसके कि लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ी। मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ा डिस्कोर्स है कि कैसे देश की पॉलिटिक्स बिक रही है। जो बेचने वाले लोग हैं वो कहीं इस डिस्कोर्स में नहीं है। रघुराम राजन, जो इतने नाम उनको गिनाया गया उर्जित पटेल को गाली देते हुए, रघुराम राजन ने कैसे 4 साल काम किया है और दुनिया में वार ऑन कैश जो शुरू हुआ है 2014 में लैरी समर्स और इनको लेकर, रघुराम राजन उस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, कहीं इस पर चर्चा नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि इस पे ये दिक्कतों के साथ साथ ये ज्यादा जरूरी है कि देश के पॉलिटिक्स का ये नेक्सस है, इस पे भी बात हो। मुझे लगता है कि हाँ, यही हम बात करें कि ये डिस्कोर्स गायब क्यों है, केवल नरेंद्र मोदी सेंटर्ड है कि पूरा जो डिस्कोर्स है ओबामा और रिजर्व बैंक का नेक्सस और रघुराम राजन का नेक्सस, ये कहीं नहीं डिस्कोर्स में, आप पूरा उठा के देख लें। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है ये मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या आप सही कह रहे हो कि जो अभी ये जो शुद्धिकरण का जो पॉलिटिक्स है, जो मैं आप बता रहा हूँ, जो मोदी एक नया एक मॉरल एथिकल मॉरल नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स को एक बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें सिक्योरिटी भी है और उसमें अटैक ऑन ब्लैक मनी करप्शन भी है। तो इसमें आप एक ध्यान दीजिएगा, इसमें ये इसके तहत जो आपने अभी जो बोला वो भी इसका एक कंपोनेंट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कंपोनेंट है कि ये जो सारा जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात चल रही है। देखिए आज इनफॉर्मल इकोनॉमी को इस पूरे नोटबंदी के डिबेट में जो छोटा उद्योग है, इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसे बोलते हैं, ये बात सही है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो अपने लेवल पे काम करता है और अब उसकी अपनी एक बॉटम ऑफ द पिरामिड एक इकोनॉमी होती है। वो बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको वो अपने छोटे तरीके से प्रोड्यूस करके वो सप्लाई करता है, सर्विसेज हो चाहे गुड्स हो, जो आपको ये छोटे छोटे शहरों में, गाँव में सब ये मिलेंगे। तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी को और ये ज्यादातर कैश में चलती है। तो आंकड़ा ये है कि 68% जो ऑफ ट्रांजैक्शन जो है इकोनॉमी में वो कैश में होती है और वो इनफॉर्मल इकोनॉमी ज्यादातर, जैसे छोटे कंस्ट्रक्शन हुए छोटे। तो अब ये सरकार क्या कर रही है कि ये फोर्स कर रही है कि इनफॉर्मल नोटबंदी के जरिए कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को एक किस्म से पुश किया जा रहा है कि आप फॉर्मल में जाइए। तो इसका नजरिया आपको एक मिला था जो पेटीएम, कि आप पेटीएम को डिजिटल इकोनॉमी में जाइए। इसको बाद में मोदी जी ने खैर 8 नवंबर को डिजिटल इकोनॉमी की बात नहीं करी थी। बाद में ये कहा जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइज्ड जो इंडस्ट्री है सबको ऑर्गेनाइज इनफॉर्मल इकोनॉमी में जाना चाहिए। और यहाँ पे एक नैरेटिव ये बिल्ड हो रहा है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी अनएथिकल है। मेरे हिसाब से इनफॉर्मल इकोनॉमी अनएथिकल नहीं है, क्योंकि जो छोटा जो उद्योग है, छोटे कैश में डील करता है, वो उससे कहीं ज्यादा अनएथिकल है ये जो बड़े उद्योग, जो ग्लोबल कॉर्पोरेशंस और जिस तरह ये लोग पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अभी इन्होंने बोला किस तरह मोदी जी, ओबामा, यूएस से अभी पेटीएम का जिस तरह बिजनेस बढ़ा है नोटबंदी के दौरान। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि पेटीएम के जो मालिक है वो सेलिब्रेट कर रहा था स्टेज में चढ़ के कि हमने ये कर दिया। और आज में जब मैं यहाँ पटना आ रहा था तो अखबार में फ्रंट पेज में मैंने देखा, बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार है, उसमें पेटीएम का जो 40% जो शेयर होल्डर है अलीबाबा चाइना से, उसका इंटरव्यू है कि वो हिंदुस्तान में भी आ रहा है, कल आ रहा है शायद या आज आ गया है, $8 बिलियन 7,000 करोड़ वो पेटीएम में जॉइंट वेंचर इन्वेस्ट करने आ रहा है।
क्योंकि उसने देखा पेटीएम का जो जिस तरह जो अब लोग भी देख रहे हैं कि भाई पेटीएम को मोदी जी ने तो अपनी तस्वीर दे दी थी। पेटीएम के जो नोटबंदी के तीसरे दिन जो एडवर्टाइजमेंट हुआ था उसमें मोदी जी की तस्वीर थी। तो वो देख रहा है कि वही जो अलीबाबा जो जैक मा उसका जो मालिक है, और अलीबाबा चाइना का सबसे बड़ा ऑनलाइन कंपनी है, तो वो पेटीएम पे $1 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है अभी। तो ये जो कोशिश ये जरूर हो रही है कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी को किसी तरह इतना प्रेशर डाला जाए कि ये खुद ही मतलब फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ आए, और अगर नहीं आ पाए तो बंद करें, ताकि वो मार्केट फिर वो फॉर्मल इकोनॉमी ले ले, जो बड़े उद्योग ले लेंगे उसको। तो इसमें बड़ी एक सटल बारीकी की बात कर रहा हूँ। और तो इसलिए इनफॉर्मल इकोनॉमी को एक अनएथिकल का एक वो दिया जा रहा है लेबल, और ये कहा जा रहा है कि जो फॉर्मल इकोनॉमी जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है वो बड़े एथिकल है। मतलब अंबानी बिरला इन्होंने आज तक कोई पाप नहीं करे, ये सब मतलब ये भी शुद्धिकरण का भाग है। मतलब ये एक इनका ये जो आर्थिक और राजनीतिक शुद्धिकरण का ये बड़े भाग है। ये मैं तो पूछना चाहूंगा इन बड़े उद्योगों में से आप पता कीजिए बैंकों में किसने 1000 और 500 रुपए के नोट लाके डाला, एक भी नहीं मिलेगा आपको। तो आप इसका मतलब क्या ये है कि ये बड़ा उद्योग ब्लैक मनी से डील नहीं करता था, सारा इलेक्शन का तो की प्रक्रिया तो ये लोग चलाते हैं। तो उसमें अब ये सारे फॉरेन कंपनीज भी आ चुकी हैं। तो इस हद तक मैं आपने जो बोला उससे मैं सहमत हूं। तो ये एक फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, फॉर्मलाइजेशन, डिजिटाइजेशन और मैं कहूँगा स्टैंडर्डाइजेशन की कोशिश हो रही है। और ये एक ग्लोबलाइजेशन का एक पहलू है कि भाई इंडिया में भी प्रेशर है अमेरिका वगैरह से कि आप जल्दी हमारे बड़े डिजिटाइज ग्लोबल इकोनॉमी में आइए। पर मुझे हैरानी ये हो रही है कि ये इस वक्त हो रहा है जब ट्रंप उल्टी बात कर रहा है। ट्रंप तो कह रहा है कि डी ग्लोबलाइज करो, भाई हमें बहुत हो गया, अमेरिका ने बहुत लोगों के साथ ट्रेड डील्स कर लिया, अब हम अपने लोकल इकोनॉमी को हम बढ़ावा देंगे। तो ऐसे टाइम पे जब ट्रंप लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है, मुझे हैरानी हो रही है कि संघ परिवार अपने जो इनफॉर्मल इकोनॉमी, छोटे उद्योग, जिसपे इनको बड़ा गर्व होता था, जब 2008 में जो बहुत बड़ा जो रिसेशन आया, जब दुनिया फाइनेंशियल जब क्राइसिस हुआ, तब संघ परिवार के मैंने देखा कई जो इनके इंटेलेक्चुअल्स ने बड़े बड़े लेख लिखे। गुरुमूर्ति उनमें से एक था। गुरुमूर्ति डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा समर्थक रहा है, वो आइडियोलॉग रहा है। डिमोनेटाइजेशन की जो बात गुरुमूर्ति 2-3 सालों से कर रहा है। गुरुमूर्ति उस वक्त आर्टिकल लिखता था कि हिंदुस्तान ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से इसलिए बचा है क्योंकि हमारा जो छोटा इनफॉर्मल उद्योग है वो एक किस्म से दुनिया के जो आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा नहीं था, तो वो एक तरह से हमारा एक कुशन बन के उसने हमें प्रोटेक्ट किया है। तो मेरे को हैरानी हो रही कि वो जिसको ये कुशन और प्रोटेक्टर बताते थे 2008 में, उसको अब ये कह रहे हैं कि आप किसी तरह ग्लोबल व्यवस्था में जुड़ो और जबरदस्ती जुड़ो, और मतलब एक तरह से धक्का दिया जा रहा है। तो ये भी बड़ी सोचने वाली बात है ये, और ये संघ परिवार का यू टर्न है ये मेरे हिसाब से। पहले जो बजट पेश होता था, रेलवे का बजट अलग होता था और जनरल बजट जो अलग होता था। इस बार इसको क्लब किया गया, क्यों किया गया, आपके क्या ख्याल है? ऐसा तो नहीं है कि रेलवे फ्रंट पर जितना भी नाकामी हुई है कुछ हुआ ही नहीं है, जब बुलेट ट्रेन वगैरह की बात की और बहुत सी बात की, सिक्योरिटी की बात की, तो उसको छुपाने के लिए तो ऐसा नहीं हुआ कि इसको दोनों को क्लब कर दिया गया ताकि एक्लिप्स हो जाए रेलवे बजट और जनरल बजट ही पर फोकस रहे। देखिए कारण कुछ लोग कह तो रहे हैं, अगर आप रेलवे का जो वित्तीय स्थिति जो है इस साल सबसे खराब रही है। पिछले 20 साल में वो एक रेलवे का एक बड़ा की आइटम होता है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो ये होता है कि अगर आपकी 100 रुपए की आमदनी हो तो आपका जो रोजमर्रा का खर्चा कहते हैं कि 100 से कम होना चाहिए। आप अगर 100 की आमदनी हो तो आप 80 खर्चते हो, बाकी जो 20 से आप रेलवे की जो सेफ्टी ट्रैक रिप्लेसमेंट, थोड़ा आपका वो कॉस्ट भी होता है ना, जो मेंटेनेंस कॉस्ट जिसे कहते हैं, तो आप हमेशा अपनी आमदनी में थोड़ा पैसा बचाते हो कि आप मेंटेनेंस करने के लिए। तो इस बार ही कह रहे हैं कि रेलवे का 100 रुपए आमदनी और 114 रुपए रोजमर्रा के खर्चे। रिग्रेट है कि इंडिया जो है पीछे इसलिए रह गया, खास के प्राइवेटाइजेशन में, कि अर्ली स्टेजेस में डिक्टेटरशिप उस टाइप की चीज नहीं रही।
ये चूंकि उसी से रिलेटेड सवाल है। बहुत इंटरेस्टिंग हमने इंटरव्यू कैरी किया था हिंदुस्तान के सबसे जाने माने आप कह लीजिए सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट आशीष नंदी, आपने नाम सुना होगा आशीष नंदी जी का। तो आशीष नंदी ने इस सवाल पे आपने जो सवाल पूछा उस पर अपनी एक टिप्पणी करी है कि भाई ये नरेंद्र मोदी ये एक फासिस्ट है क्या। तो उनका ये कहना है कि फासिज्म जो है वो भी थोड़ा वो ग्रेडेड है, वो एक लेवल का फासिज्म है, लेवल 1, अब ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, हम वो वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो उन्होंने कहा कि जो आशीष ने कहा कि इस वक्त जो मोदी कर रहा है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि डेवलपमेंटल अथॉरिटेरियनिज्म। ये उनका आकलन था कि डेवलपमेंट के नाम पे अथॉरिटेरियन कि भाई आप राइट्स लोगों के छीनो, या आप नहीं कर सकते पैसा विड्रॉ नहीं, अभी भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अभी उन्होंने बोला था कि 30 दिसंबर के बाद मुझे चौराहे पे खड़े करके जवाब नहीं बनाओ, जब अभी तो पार्लियामेंट में जवाब नहीं दिया, चौराहे में क्या जवाब देंगे। तो अभी तक ये स्टेज है डेवलपमेंटल अथॉरिटी। और आशीष नंदी जी बोलते हैं कि जो पूरा मैच्योर फासिस्ट होता है, जो बिल्कुल ही मतलब हिटलर टाइप, वो एक लेवल, वो एक स्टेज के बाद होता है जब वो लोगों को बिल्कुल ही, देश के जो जितने लोग हैं उसको बिल्कुल एक किस्म से मिसमराइज कर देता है और उनको एक किस्म से वो क्या बोलते हैं वो देयर इज अ वर्ड फॉर इट, हिप्नोटाइज कर देता है। अब हिप्नोटाइज करके वो फिर वो सेंट्रलाइज मिलिटरिस्ट एक मिलिटरिस्ट रेजिम क्रिएट कर देता है। तो हमारे यहाँ मेरे हिसाब से, और उनके भी, मैं उनसे सहमत हूँ, वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो स्थिति आना बड़ा मुश्किल है। आर्मी अभी भी हमारी आर्मी को एक प्रोफेशनल आर्मी है, सिविलियन अथॉरिटी के अंदर ही काम करने की उनकी वो है। उसके लिए आर्मी देन विल हैव टू बिकम दी उसमें फिर मोदी जी को फिर वो सब ग्रीन कपड़े और वो सब पहन के लांस नायक बनना पड़ेगा, लांस नायक। तो वो स्थिति अभी नहीं। और दूसरा मेरा अपना वो है कि हिंदुस्तान में ये हमारी खुशकिस्मती है कि मैं हमेशा मैं यूनाइटेड फ्रंट और ये जो कोalition पॉलिटिक्स है मैं शुरू से बहुत समर्थक रहा हूँ, क्योंकि ये ही एक हिंदुस्तान का एक बड़ा चेक एंड बैलेंस है। हमें वी नीड अ ममता बनर्जी, वी नीड अ नवीन पटनायक, वी नीड हर एक अलग अलग स्टेट में, ताकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान एक देश नहीं है। अब इंडिया इज 29-30 नेशंस, उनकी अलग अलग कल्चर है, अलग अलग पॉलिटिक्स है। जो आशीष नंदी बोलते हैं कि सब नेशनलिज्म भी है। जो जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु में हुआ वो बीजेपी के समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। वो हवाई नहीं के मामले पे वहाँ उल्टा कर गए। हाँ, वहाँ पे उल्टा कर गए ना, वहाँ उल्टा करके समझ में नहीं आया वहाँ पे। तो उन्हें ट्रैक पे जाना चाहिए। हाँ, तो वो डर गए वहाँ पे क्या हो रहा है। तो तमिलनाडु की अपनी अलग सब नेशनलिज्म है, और वहाँ पे तो पूरा जो द्रविडियन जो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स, मैं तो तमिलनाडु से आता हूँ, मुझे 1950s में होके वहाँ पे सब लेवल हो गया है सोशल। वहाँ पे अब कोई इस तरह की मारामारी नहीं है जो नॉर्थ में है अभी, कि कास्ट पॉलिटिक्स सब वहाँ पे सब। और वहाँ पे मगर वहाँ पे डीप सब नेशनलिस्ट आइडेंटिटी है, कल्चरल सब नेशनलिस्ट। तो बीजेपी का नाम लेती वो ये 186 सीट लड़े थे पिछले तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में। अमित शाह ने बोला कि हम यहाँ पे चलो वोट शेयर तो बढ़ाएं, और 184 में इनकी जमानत जब्त हुई है, 186 में 184। तो इन लोगों को वो सब समझ में नहीं आता ठीक। थोड़ा केरल वेरल भी सब वहाँ पे आरएस बीजेपी की नहीं, बात तो कांग्रेस की भी है। नहीं, मैं फाशिज्म की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, डिक्टेटरशिप की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी का देश के लोगों को बता रहे थे ये फैसला, उसमें उनका मुख्य उद्देश्य था भ्रष्टाचार और काला धन पर रोक लगाने के लिए इन्होंने नोटबंदी किया है।
इसका जो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस डिमोनेटाइजेशन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये जो पार्टी पावर में रहती है उसके बहुत सारे ऑर्डर्स निकलते रहते हैं, ये तो एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। बट एंटायर जुडिशरी, जो हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी इसको एड्रेस करने के लिए जो चीजें हैं, वहां पर अगर खामोशी है, मैं अगेन इस पर जोर डालूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के विम्स एंड फैंसी से नेशन, कोई भी नेशन नहीं चल रहा है। तो जब एक बॉडी, जब एक लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कुछ इस तरह की गलती कर रहा है, जो सब लोग एग्रीड हैं कि इसका मास इफेक्ट पड़ा, बहुत डिस्कशन हो चुका, क्रॉस कॉन्स हम लोग काफी वाकिफ हैं, इसमें जुडिशियल के पास, जुडिशरी के पास या उस तरह के फोरम के पास और जो ग्रीवेंसेस रिड्यूसल मशीनरी है, वो अब तक मेयर स्पेक्टेटर के तौर पर, दैट इज वेरी अलार्मिंग। नंबर वन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन है। और दूसरी चीज जो आपके सारे गुफ्तगू से आ रही थी, एक शुद्धिकरण का नाम आप बार बार ले रहे थे। नहीं, ये मोदी जी ने बोला, मोदी जी, मतलब उन्हीं का शुद्धि यज्ञ, शुद्धिकरण या नेशनलिज्म, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। नेशनलिज्म एक 20th सेंचुरी कॉन्सेप्ट है, उसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बेसिकली कॉमन टेरिटरी, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर। तो ठीक ही कहा कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, नेशन मेकिंग बोल सकते हैं सब नेशनलिज्म। एक तरफ आप नेशनलिज्म में अपने जो देसी चीजें हैं, चाहे इंडस्ट्रीज हो, लैंग्वेज हो, इनको आप इनकरेज करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेशनलिज्म। दूसरी तरफ आप ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ रहे हैं या ऐसे इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्लेयर को मौका दे रहे हैं जो आपको लूट रहा है, जैसे पेटीएम का। आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट इंटरवीन। लोगों को बड़ी अपेक्षा थी सुप्रीम कोर्ट, कुछ लोग ने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि आप 500 का नोट जारी करिए, 1000 का रहने दीजिए। हालांकि रघुराम जो पहले इनको जो वो मिला था, जो इन्होंने ये 2-4 महीने पहले भी आरबीआई से डिस्कस किया था, मैंने सुना कि आरबीआई ने कहा था कि आप 1000 नोट को विड्रॉ कीजिए, गरीब आदमी 1000 इतना यूज नहीं करता, 500 को रहने दीजिए। अगर 1000 करते तो 85% करेंसी एक दिन विड्रॉ करने के बजाय केवल 45% होता, और उसका रिप्लेसमेंट मेरे हिसाब से तब कुछ ज्यादा होता नहीं। तो लोग सोच रहे थे सुप्रीम कोर्ट शायद कुछ ऐसा इंटरवेंशन भी करे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया नहीं। और मगर एक टेक्निकली एक पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, जो कांग्रेस के मनीष तिवारी ने किया था। वो मेरे को मनीष तिवारी से भी 2-3 हफ्ते पहले बात हुई, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी तक खारिज नहीं किया है। उसमें चैलेंज ये किया गया है कि आरबीआई एक्ट के तहत, वो एक टेक्निकल मामला है कि आप एक नोट के कुछ सीरीज को आप विड्रॉ कर सकते हो, जो मनमोहन सरकार ने भी किया था। पूरे मतलब नोट को ही विड्रॉ नहीं कर सकते। और एक ये, और दूसरा इट इज इलीगल टू हैव इंट्रोड्यूस अ 2000 रुपी नोट, क्योंकि 2000 रुपी नोट आरबीआई के उसमें है ही नहीं। आरबीआई के पूरे लीगल फ्रेमवर्क में 2000 का तो मेंशन ही नहीं है, तो आपने 2000 कैसे कर दिया? तो ये मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट ये सब इश्यूज अभी तक खारिज नहीं किया, मगर मोटा मोटी पॉलिटिकली वी वर डिसअपॉइंटेड। क्या डिमोनेटाइजेशन हमेशा गलत ही होगा? उसके कुछ प्रॉस भी हो सकते हैं, कुछ फायदे भी हो सकता है गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए सही वक्त पे, या उनके हिसाब से हो सकता है कि वो गलत साबित हो गया, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट ने जाहिर सी बात है ये फैसला कर लिया है, तो कुछ फ्यूचरिस्टिक देख के, कुछ फ्यूचर एस्पेक्ट देख के उन्होंने किया, यूपी इलेक्शन देख के उन्होंने किया, लेकिन उसका हो सकता है रिजल्ट कुछ बुरा हो। क्या डिमोनेटाइजेशन हमेशा गलत ही हो सकता है? अगर इतने एक्सपीरियंस के बाद अगर मोदी को सेकंड चांस मिलता है कि डिमोनेटाइजेशन दोबारा करो क्या, 85, मेरे हिसाब से नहीं करेंगे। ही विल डू 1000 रुपीज, ही वुड डू अ, बिकॉज अब देखिए उनका, अब मोदी जी का खुद का अनाउंस करने के बाद उनका अपना एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। जापान में थे, जापान में बोला देखो सब हटा दिया, शादियां रुक गई हैं, यू नो, ही मेड सम रिमार्क अबाउट शादी, देन ही कम्स टू इंडिया वेरी कॉन्फिडेंट, इन जापान वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आके उन्होंने फिर रोना शुरू कर दिया, जब उन्होंने देखा कि भाई नीचे से उन्हीं की पार्टी, भाई बीजेपी की अपनी पार्टी ने इतना फीडबैक दिया कि तकलीफ है लोगों को, तो एक बार उनकी आंसू भी आई, फिर उन्होंने ये भी बोला कि पेन है, फिर बोला कि थोड़ी देर सह लो, 31 तारीख के बाद मुझे चौराहे पे बुलाओ। भाई ये सब उन्हीं की स्टेटमेंट्स है ना, इसका मतलब वो खुद ही उनका ही अंदर मंथन चल रहा था कि नहीं ये सही किया, नहीं गलत किया। क्यों इतना बड़ा आप मुझे को पूछा था इसका क्या नुकसान हुआ यार डिमोनेटाइजेशन? आपके अगर बॉडी से 85% अगर खून निकाल दिया जाए,
फिर आपको सडनली बोला है कि एकदम से रिप्लेस नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपका बॉडी कैसा बिहेव करेगा? आप सोचिए ना इसमें, ये तो बिल्कुल ही एक एलिमेंट्री एक लॉजिक है। और आप कैसे करोगे? आप अभी भी आरबीआई अभी क्या बोल रहा है? अभी कह रहा फरवरी एंड तक केवल 65% कुछ नोट रिप्लेस होंगे, फिर मार्च एंड तक मेरे ख्याल कह रहे हैं कि कुछ 80 होगा, फिर जेटली जी कह रहे 80 के बाद और रिप्लेस करेंगे ही नहीं है, बाकी 20% नहीं करेंगे रिप्लेस, वो तब तक सोचेंगे डिजिटल में चले जाएगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं अब डिजिटल, अब लोगों को आपने मतलब मार के अब डिजिटल में पुश किया, अब रिप्लेस नोट होते वापस लोग डिजिटल से वापस कैश में आ जाएंगे अभी, क्योंकि बिहेवियर भी ओवरनाइट चेंज नहीं होता। सो यहाँ पे मैं सारी जो हर चीज का एक डेमोक्रेटिक तरीका होता है, एक सीक्वेंसिंग भी होती है। तो मैं ये डिसीजन से मेरे को दिक्कत नहीं है, मुझे सीक्वेंसिंग से दिक्कत है। मेरा मानना है कि अगर ये सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी और बड़े बिजनेसेस जो नेक्सस है जो ब्लैक मनी जनरेट करता है उसको पहले फिक्स करते, फिर जीएसटी, डिजिटाइजेशन, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लोग अपने आप टैक्स नेट पे आते, फिर धीरे धीरे अगर 1000 रुपए का डिमोनेटाइजेशन करते तो एक किस्म से एक सॉफ्ट लैंडिंग सा होता। तो मुझे कोई इनके जो डिमोनेटाइजेशन पर से उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिस तरह किया और 85% जैसे किया उससे मुझे दिक्कत है, क्योंकि ये अनडेमोक्रेटिक है। और अगर आप 40% निकालते नोट कोई दिक्कत नहीं होती, लोगों का 500 नहीं करते नोट तो लोगों का काम धाम ठीक चल रहा होता नीचे लेवल पे भी। तो ये मेरा एक नुआंस पोजीशन है, मतलब यहाँ पे कोई एंटी या प्रो वाला बात नहीं हो रही है। हमारी जो आशा है वो आशा पे निराशा अब हो रही है। मुझे फ्रंट पेज में चाहिए कि कितने लोगों ने किस तरह से पैसे को कहाँ रखा। डिमोनेटाइजेशन तो हर तरह से गलत है ही, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके आगे अब डिजिटल इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो इसमें 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो टेक्निकल है और एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां तक मुझे मालूम है कैशलेस ट्रांजैक्शन सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, जिसका कंट्रोल सरकार के हाथ में नहीं रहेगा, प्राइवेट कंपनीज के हाथ में रहेगा। नहीं साहब, सर्वर सब अमेरिका कंट्रोल करती है इंटरनेट। उस पर CIA का नजर रहेगा, तो सारे जासूसी संस्थानों का नजर रहेगा। तो प्राइवेसी का इशू है, बता रहे हैं प्राइवेसी का इशू है। क्या हम अपने आप को प्रिपेयर ना कर लें कि पूरी दुनिया में जो कॉर्पोरेट का, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का और ये जो फासिस्ट और उसमें थोड़ा सा जूइश, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा, वो जो नेक्सस है वो अपनी राह बना ही लेगा। उसने प्लानिंग बहुत अच्छी से की है। और जो बता रहे थे कि रघुराम राजन को हम ईश्वर समझ रहे थे, UPA 2 में जैसे रेलवे को डिसमेंटल करते हैं, हर साल रेल मंत्री बदला जाता है, और अभी सुरेश प्रभु को हम ब्लेम करते हैं। उधर हमारी महिला साथी ने भी कहा कि व्हाई ओनली मोदी, मे बी मोदी इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, उनको पता भी नहीं उनको कौन यूज कर रहा है। तो व्हाई नॉट एक सिटीजन फोरम से एक आवाज निकले, वी ब्रेस अप फॉर अ वेरी बिग चैलेंज, एक बड़ा अपहीवल आएगा, हम उसके लिए तैयार रखें, और मे बी वायलेंस हो ना हो, बट अ चेंज इज देयर, एक अच्छी शुरुआत होगी। इसके बाद 10 साल 15 साल बाद वो कैसी दुनिया होगी, इस पर थोड़ा सहमति बन जाए। थैंक यू। मेरा ये मानना है कि ये प्रॉब्लम जो है, जो ये 20-25 साल से चला आ रहा है, और जो जिस किस्म से, जैसे हम डिमोनेटाइजेशन में ब्लेम हम ये कह रहे हैं कि जिस किस्म से किया जा रहा है वो गड़बड़ है, और जिस किस्म से डिजिटाइजेशन किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जो है, चाहे वो लीगल तौर पे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे हो, या लोगों से कंसल्टेशन, वो सब नहीं हो रहा। मेरा मानना है कि जो हमारे पूरे इकोनॉमी का जो बाजारीकरण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन जो है 1991 के बाद, मैं इसमें कांग्रेस को भी ब्लेम करता हूँ, उसमें भी कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ था। उसमें भी रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ हुआ है, जो जिसे कहते हैं कि पिछली गली से आप पुश करो सब चीजों को, और चाहे वो WTO में एग्रीमेंट्स हो। अब आम आदमी को WTO में किस तरह की एग्रीमेंट्स हो पता नहीं लगता। तो अब सिविल सोसाइटी को, मैं मानता हूँ जो साहब कह रहे हैं, सिविल सोसाइटी को, सिटीजनरी को अलर्ट रहना पड़ेगा। इसमें सिविल सोसाइटी और सिटीजन्स को भी अपनी थिंक टैंक्स, अपना रिसर्च, इन सब चीजों को रख के एक अलग प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट में कल खड़े होके जो
अपनी मार्क्सवादी पार्टी और ये तृणमूल कांग्रेस खड़े होके प्रेसिडेंट एड्रेस में अमेंडमेंट मांग रहे हैं कि कुछ मत कीजिए, केवल थोड़ा सा रिग्रेट एक्सप्रेस कीजिए कि इस नोटबंदी के दौरान 120-40 लोग मर गए हैं, किस तरह मरे उनके लिए एक मिनट खड़े हो जाइए साइलेंस, उसके लिए एक अमेंडमेंट मांगा जा रहा है। ये तो बहुत ही मतलब शेमफुल स्थिति है और अभी तक वो भी पता नहीं हुआ है कि नहीं। तो ये लार्जर ग्लोबलाइजेशन और बाजारीकरण और जिस तरह जो जो ग्लोबल कैपिटल का उसका भी अलग किस्म का एक अथॉरिटेरियन एक पहलू है, नेचर है। कैपिटल इनहेरेंटली अथॉरिटेरियन होता है, तो आपको आपकी जो स्टेट जो व्यवस्था है और स्टेट की पॉलिटिक्स, उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा टू टेम कैपिटल। कैपिटलिज्म इज लाइक जिस तरह वीड जंगल में ग्रो करता है, वो देखता नहीं है, इसलिए कैपिटलिज्म हमेशा इमोरल कहा जाता है कि इसकी अपनी कोई मोरालिटी नहीं होती। तो वो तो करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। पर मुझे इस बात से रिग्रेट है कि चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, लोअर जुडिशरी हो, अपना हायर एजुकेशन हो, रेगुलेटर्स हो, तो हमारी इंस्टीट्यूशन डाइल्यूट ही हो रही है, इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और इसमें सिविल सोसाइटी का हाथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करना पड़ेगा। इस बात से मैं सहमत हूँ। ब्लैक मनी के बारे में जो सुना जाता है कि जो फ्लो में है, वाकई वो ब्लैक मनी है क्या? जो डिमोनेटाइजेशन का जो असर पड़ा है कि कैश इकोनॉमी में जो फ्लो, वो ब्लैक मनी है क्या? नंबर 1। नंबर 2 के फॉरेन में जो ब्लैक मनी है और देश में जो ब्लैक मनी है, इसमें क्या फर्क है? और तीसरा, मुझे एक सजेशन के तौर पे, ये शायद ये मेरा सजेशन सही होगा कि नहीं, कि अगर ब्लैक मनी को रोकना था तो एक प्लानिंग करते कि 5,000 और 10,000 का नोट जारी कर देते और उसमें ब्लैक मनी होल्डर्स जो है वो ब्लैक मनी 5,000 10,000 रख लेते, तो फिर उनको डिमोनेटाइज कर देते, तो आसानी से ये ब्लैक मनी हो सकता। Yes, my name is Resma. I'm a trans side activist. As usually, I'm just asking what is the status of the cash-based commodities economically? कि आपने अपना क्या एनालिसिस है जो स्पेसिफिक कमोडिटीज जो कैश बेस्ड कमोडिटीज हैं, उनकी क्या स्थितियां हैं? जैसा कि आपने बताया कि 1.5 लाख करोड़ चले गए प्रोडक्शन एंड समथिंग एंड आई हैव नॉट इंफॉर्मेशन दैट, बट कैश बेस्ड कमोडिटीज के एनालिसिस क्या है? जैसे मैंने बताया आपको 68% ऑफ ट्रांजैक्शंस वो कैश बेस्ड है। तो कई कमोडिटीज जो है वो आपको एक और मैं सिंपल स्टैटिस्टिक देता हूँ। एक इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सर्वे करवाया था अभी 2-3 साल पहले, तो बहुत बड़ा पूरा नेशन वाइड सर्वे करवाया था सरकार ने। उसमें एक डेटा ये निकल के आया कि 90% ऑफ इंडियन households, Indian families, 90% of Indian people belong to households where the main income earner gets 10,000 rupees or less than 10,000 rupees a month. तो अगर आप 10,000 लेके चले और एक फैमिली में 5 मेंबर होते हैं, फैमिली का जो मेन इनकम अर्नर का, तो 100 रुपए पर हेड पड़ता है पर डे। सो अगर आप वो लेके चले, आई मीन अज्यूमिंग दैट अनदर फैमिली मेंबर आल्सो अर्न्स समथिंग, 2-4 हज़ार 5,000, सो एक फैमिली की अगर 15,000 इनकम हो महीने की, तो 100 रुपीज पर हेड पर डे। तो ये ऐसा जो 90% अगर ऐसे लोग हैं, तो जाहिर है ये सब कैश कमोडिटी में डील करते होंगे ना, ये थोड़ी चेक से चीजें खरीदेंगे। तो आपकी सारी जो बाजार, आप जो गांव में हाट लगता है, वो सब कैश कमोडिटीज। सो ये तो सिर्फ आप जो कंजम्पशन लैडर में अगर ऊपर वैल्यू में जाए, तो फिर चेक्स और डिजिटल पेमेंट शुरू होता है। क्रेडिट कार्ड यूसेज मेरे ख्याल या डेबिट कार्ड यूसेज 20-25% से कम है टोटल। सो इंडिया इज अ कैश इकोनॉमी। इसपे मतलब इसको आपको आंकड़े ढूंढने की जरूरत है ही नहीं।
बाय द वे जापान भी बिगर कैश, जापान में भी कैश इकोनॉमी बहुत हाई है। जापान में 18% ऑफ जीडीपी है कैश इकोनॉमी। इंडिया में वहां पे भी जो कैश कंपोनेंट काफी, हालांकि वो बहुत ही विकसित देश है, तो स्विट्जरलैंड में भी कैश चलता है। ऐसा नहीं कि विकसित देशों में कैश नहीं चलता है। तो मेरे हिसाब से ये कैश और डिजिटल को एकदम से एक ऑपोजिशन में नहीं देखना चाहिए कि एक खराब है, अनएथिकल है। ये मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम है इस सरकार से कि जो नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है कि एक अनएथिकल है और दूसरा एथिकल है, और दुनिया भर के जो अनएथिकल और इमोरल माहिर जो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बैठे हुए हैं सारे, मतलब जितने भी आप बड़े उद्योग हैं, आप में से कोई विश्वास करता है कि इनके पास कोई 1000 का नोट या 500 का नहीं था? पूछिए इनसे कितना जमा किया इन्होंने। मैं इनकी व्यक्तिगत वेल्थ की बात कर रहा हूँ। जो आप पढ़ते हो अखबारों में, जो टॉप 100 इंडस्ट्रियलिस्ट की, इंडिया में भी ऑक्सफोर्ड में कल आंकड़ा दिया है कि इंडिया में 70 बिलियनर्स हैं, करीब 50 या 55 बिलियनर हैं, जिनका जो वेल्थ है वो 70% पॉपुलेशन के वेल्थ से ज्यादा है। तो आप वो 70% थे, वो तो कैश वाला है ना, वो तो आप उसको डिसऑनेस्ट बता रहे हो। और जो 1% जो है जिसके पास सारा वेल्थ है, वो तो अब वो डिजिटल में है, वो तो ग्लोबल फाइनेंशियल चैनल में घूम रहा है। फ्लो की बात करी थी ना आपने, उसका तो पैसा घूमता रहता है, वो एक जगह टिकता ही नहीं है, तो ढूंढ भी नहीं सकते उसको आप। तो तभी तो ये बीजेपी के पावर में आने से पहले इन्होंने सबसे पहला आंकलन क्या किया था, इन्होंने एक कमेटी बिठाई जिसमें IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के प्रोफेसर थे वैद्यनाथन, ये अजीत डोवाल, गुरुमूर्ति, ये बड़े बड़े दिग्गज कमेटी में थे। उन्होंने बड़ा एक फिगर निकाला कि $500 बिलियन इंडिया का पैसा बाहर पड़ा हुआ है। आप ढूंढिए, ये तो बड़े उद्योगों का पैसा है, हमारे तुम्हारे ऐसा आदमी थोड़ी बाहर फॉरेन अकाउंट में हमारा एक्सेस थोड़ी है। तो फिर ये ढूंढने निकले उसको। अच्छा, वो पैसा वो जो घूमता रहता हो, आप यहाँ जाओगे तो यहाँ से वहां पहुंच चुका होगा, वहां से यहाँ, तो वो इनको आज तक मिला नहीं। और उसके खिलाफ इन्होंने एक लॉ जारी किया था 2015 में कि आप जो बाहर है आप नहीं लाओगे तो आपको 10 साल जेल। कोई वापस नहीं लाया। इनको टोटल 7,000-8,000 करोड़ वापस आया, जबकि बता रहे थे कि $500 बिलियन $500 बिलियन बाहर है। $500 बिलियन बहुत होता है। $500 बिलियन 40 लाख करोड़ होता है। तो कुछ मिला नहीं इनको कुछ। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं डिमोनेटाइजेशन पर से के खिलाफ आप नहीं है, व्हाट आर योर आर्गुमेंट्स, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, आप थोड़ा सा शॉर्ट में कह देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। दूसरा सवाल, व्हाई CPM पीपल हैव बीन नॉट नेम्ड, जबकि CPM भी विरोध कर रहा। डिमोनेटाइजेशन किस सर्कमस्टांस में आर्थिक एक मकसद से किया जाता है, और उन्होंने भी किया है, और उसका ये मकसद होता है कि कई बार सिस्टम में अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए, और उसमें काउंटरफीट का भी अमेरिका में भी ये फ्रॉम टाइम टू टाइम ये सस्पिशन रहा है, क्योंकि अमेरिकन डॉलर की भी काउंटरफीटिंग बहुत होती है। तो काउंटरफीट अगर का जो कंपोनेंट अगर क्रिटिकल लेवल से बढ़ जाए, या फिर थोड़ा और वैसे मनी सप्लाई को अगर आप सरकार थोड़ा उसको कंस्ट्रिक्ट करना चाहती हो मार्जिनली, एक कंट्रोल तरीके से, इस वजह से जो इस सरकार का भी थोड़ा सा पार्शियल उद्देश्य था कि इंडिया में इन्फ्लेशन आपने देखा कि बिल्कुल लगातार फूड इन्फ्लेशन 15, 16, 17% रहा है पिछले 7-8 साल में। अभी भी फूड इन्फ्लेशन गिर नहीं रहा, हालांकि ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान में 70%, मेरे हिसाब से 80-85% लोगों का जो कंजम्पशन बास्केट है उसका ज्यादातर भाग फूड है। क्योंकि गरीब आदमी जो है उसका, अगर वो महीने में अगर 10-15 हज़ार रुपए फैमिली कमाती, तो उसका आप ये मान के चलिए कि कम से कम 70% खाने पे। तो एक उद्देश्य ये था कि थोड़ा मनी सप्लाई विड्रॉ, जेटली वित्त मंत्री ने बोला कि हम पूरा रिप्लेस नहीं करेंगे, तो नोट बदली हो रही है मगर पूरा बदल नहीं रहे, क्योंकि उसमें एक उद्देश्य है कि अगर 100 विड्रॉ हो तो 80 वापस डालें, ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए, उससे थोड़ा इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, थोड़ा काउंटरफीट प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल हो जाए। हालांकि काउंटरफीट 0.01% ही है टोटल
अभी इनके सरकार के आंकड़ों के मुताबिक काउंटरफिट 400-500 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो मेन आर्गुमेंट वो नहीं होगा, मेन इकोनॉमिक आर्गुमेंट मेरे हिसाब से होगा कि थोड़ा इकोनॉमी को थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल करके थोड़ा ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाया जाए, क्योंकि हाई जीडीपी ग्रोथ अगर हाई हो 8.5-8% जो पहले रहा है, साथ में इन्फ्लेशन भी अगर हाई हो तो वो उस क्वालिटी ऑफ ग्रोथ को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो लोगों की रियल इनकम को बढ़ाता नहीं है। तो ये अगर उद्देश्य तो मैं इससे वो तो ये आपका एक जवाब हुआ। दूसरा, सीपीएम के खिलाफ क्यों नहीं करा उन्होंने? नंबर पहली बात, सीपीएम पावर में नहीं है। दूसरा, ये सरकार में आए थे तो आप अमित शाह का स्टेटमेंट देखिएगा, सबसे 3-4 महीने में पावर में आने से पहले बोला कि हम ईस्टर्न इंडिया पे पूरा वो करेंगे, अपनी सरकार लाएंगे, ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंकेंगे। और उसी दौरान इन्होंने वेस्ट बंगाल के चिटफंड के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी शुरू कर दी। उसके खिलाफ नहीं, नवीन पटनायक के वहां भी चिटफंड के खिलाफ शुरू कर दी, क्योंकि उड़ीसा में भी इन्होंने अमित शाह जी से बैठा नहीं जाता, वो हमेशा पॉलिटिकल डिमोनेटाइजेशन की प्लान, दूसरे किस्म की डिमोनेटाइजेशन चलती रहती है। तो ममता बनर्जी को दिक्कत है, और ममता बनर्जी ने ही, शी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू से कि आई एम अगेंस्ट डिमोनेटाइजेशन और मैं इस आदमी को हटा के रहूंगी। एंड माय असेसमेंट ऑफ मिस्टर मोदीज पर्सनालिटी इज दैट ही कैन नॉट स्टैंड समबडी हु अटैक्स हिम डायरेक्टली। ये मैंने इनको स्टडी किया है इनको, और ये लॉन्ग मेमोरी, थैंक यू। और इस मेमोरी के चलते तीस्ता सेतलवाद जैसे एक एनजीओ क्या मतलब उसके पीछे ऐसे लगे हुए जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा एनिमी हो, मतलब डिमोनेटाइजेशन का एक टारगेट वो भी है, मेरे को लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।